तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो यही है, कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें जो है टोटल 3 प्रश्न दिए हुए हैं और तीनों को जो है हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यह जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम जानेंगे कि द्विघात समीकरणों के जो मूल होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होगी। वह जो मूल ज्ञात होंगे वह जो है वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे या असमान होंगे। यानी कि जब हम मूलों को ज्ञात करते हैं तो किसी समीकरण में ऐसा होता है कि दोनों मूल जो होते हैं समान होते हैं, किसी में क्या होता है कि दोनों मूल जो होते हैं क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ज्ञात करेंगे कि दिए गए समीकरण के जो मूल होंगे उनकी प्रकृति कैसी होगी। और इससे रिलेटेड जो है एग्जाम्स में हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ जो है हमें समीकरण दे दिया होता है और हमें बताना होता है कि इस मूलों की प्रकृति कैसी होगी। ऑब्जेक्टिव में जो है ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देता है और कोई एक ऑप्शन जो होता है सही होता है, हमें बताना होता है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इस विधि को जो है नहीं जानते हैं, तो आज की इस वीडियो में जो है उनका जो है कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पहले ही लिख दिया है कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। एक और जो है हमने लिखा है विविक्तकर और दूसरी तरफ लिखा है हमने मूलों की प्रकृति। तो देखिए यहाँ पे जो हमने इस साइड में लिखा है जो पहला रूल है कि हमें बताने के लिए कि मूलों की जो प्रकृति होगी वह कैसी होगी। तो देखिए यहाँ पे जो विविक्तकर है, यदि इस विविक्तकर का जो मान है वह धनात्मक में रूप में आता है, क्या आता है, अगर धनात्मक रूप में आता है डी का मान, तो जो हमारा मूलों की प्रकृति होगी वह कैसी होगी, वास्तविक होगी, परिमेय होगी और असमान होगी। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। कंडीशन क्या है अब उसको भी समझ लीजिए। यहां पे जो डी की वैल्यू है वह धनात्मक में तो है ही, तभी तो वह 0 से बड़ी हुई है। उसके साथ ही अगर डी की वैल्यू जो है पूर्ण वर्ग के रूप में हो, किसके रूप में हो, पूर्ण वर्ग के रूप में हो, तो उस समय जो मूलों की प्रकृति होगी वह वास्तविक होगी, परिमेय होगी और असमान होगी। स्पष्ट हुआ? कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए किसी समीकरण में जो विविक्तकर का मान है वह मान लीजिए 36 मिला, क्या मिला, 36, तो आप को जो है अंदाजा लग ही जा रहा है कि जो 36 है वह 0 से क्या है, बड़ी है। तो और जो 36 है, इस 36 को जो है हम पूर्ण वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 6 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो है इसके मूलों की जो प्रकृति होगी वह वास्तविक होगी, परिमेय होगी और असमान होगी। स्पष्ट हो गया पहला नियम। दूसरा नियम समझिए। जो दूसरा नियम है यही है कि जो d है यानी कि विविक्तकर का जो मान है वह क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो इसका मान होगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो उस समय जो होगा प्रकृति वास्तविक, अपरिमेय और असमान होगी। तो अब थोड़ा आप समझ लीजिए, यहां पे जब 36 था तो पूर्ण वर्ग के रूप में था, तो वहां पे जो है यह परिमेय के रूप में आया। लेकिन वही अगर यहां पे सपोज कीजिए 12 आ गया और वह क्या होगा, 0 से तो बड़ा ही होगा, लेकिन जो यह 12 है वह पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है। तो इसलिए यह जो मूलों की प्रकृति होगी वह वास्तविक होगी और अपरिमेय होगी और असमान होगी। समझ गए आप इसको भी? अब देखिए जो तीसरा नियम है, तो जो थर्ड नियम है वह क्या कर रहा है कि अगर d का मान जो है 0 से छोटा हो, क्या हो, 0 से छोटा है। और कब छोटा हो सकता है, जब d का जो मान हो विविक्तकर का वह ऋणात्मक में मिले। किस में मिले, ऋणात्मक में मिलेगा, तभी तो वह जो होगा 0 से छोटा होगा। तो उस समय जो होगा मूलों की प्रकृति वह होगी काल्पनिक मूल होंगे और
अवास्तविक होंगे, यानी कि काल्पनिक ही मूल होंगे। अवास्तविक कहो या काल्पनिक मूल। अगर क्या होगा, डी का मान अगर 0 से छोटा हुआ तो उस समय जो मूलों की प्रकृति होगी वह काल्पनिक होगा। ठीक है, अब उसके बाद से समझिए चौथा, जो चौथा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमें ज्यादातर मिलते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर विविक्तर का मान 0 के बराबर हो जाता है, क्या होता है, अगर विविक्तर का मान 0 के बराबर हो जाता है तो उस समय जो मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक होगी, परिमेय होगी और समान होगी। स्पष्ट हुआ? जैसा कहने का मतलब होगा यहां पर समझिए कि अगर डी की वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो उस समय जो मूलों की प्रकृति होगी क्या होगी, वास्तविक, परिमेय और समान होगी। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो देखिए जो पहला क्वेश्चंस दिया हुआ एक्सरसाइज का वह यही दिया हुआ है कि 2x² माइनस, पहला ही है, क्या दिया है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमें बताने हैं कि क्या इसके जो मूलों की प्रकृति है वो क्या है और इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालते हैं, तो सबसे पहले विविक्तर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विविक्तर। तो विविक्तर निकालने के लिए हमें किस किस चीजों की आवश्यकता होती है, तो ए मान, बी मान और सी मान। तो इनके मानों को जो हम कैसे निकालते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है, इस द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो हमें जो है a, b और c के मान मिल जाते हैं। 0 से तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो जो हमें a का मान मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, b का मान हमें -3 मिलेगा और जो हमारा c है उसका मान हमें +5 मिलेगा। तो इन मानों को जो हम किस में रखेंगे, विविक्तर में रखेंगे। तो विविक्तर का जो फार्मूला क्या है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b हमारा क्या है, तो -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, तो 2 और c हमारा क्या है, तो 5। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 दूना 10 और 10 चौक को 40, तो कितना मिला, -41। तो यहां पे देखिए जो हमें d की वैल्यू मिली है किसमें मिली है, तो ऋणात्मक में, यानी कि -41 मिला है। और आपको पता है कि जब d का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो इसके मूलों की जो प्रकृति होती है क्या होती है, तो काल्पनिक मूल होते हैं। क्या होते हैं, तो काल्पनिक मूल होते हैं। तो इस प्रकार इसका जो अस्तित्व वह नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस थर्ड वाले नियम में इसके जो मूल होंगे क्या होंगे, तो वह काल्पनिक मूल होंगे। उसके बाद से देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या दिया हुआ है इसमें, तो 2 में दिया हुआ है 3x² माइनस 4 अंडर रूट में 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यह जो है हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को जो है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, a, b और c के मान। तो a का मान क्या मिल जाएगा, 3, b का जो हमें मान मिल जाएगा -4 अंडर रूट 3 और जो हमारा c है उसका मान मिल जाएगा +4। यहां पे देखिए जब हमें a, b और c मिल गए तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, तो विविक्तर के माध्यम से ही। तो विविक्तर का फार्मूला लागू करेंगे, क्या है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब मानों को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 अंडर रूट 3 का वर्ग -4 इंटू ए क्या है, तो 3 और c हमारा क्या है, 4। अब इसको हल किए क्या हो जाएगा, इस 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 और अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ही होगा। माइनस का वर्ग करेंगे 2 बार तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट,
माइनस, अब इसको करेंगे क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, अब 12 चौको 48, ये अभी क्या हो जाएगा, तो 48 माइनस 48, तो यह हमारा क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि यहाँ पे जो d का मान हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो 0। तो जब हमारा d 0 के बराबर होता है तो उस समय जो मूलों की प्रकृति होती है क्या होती है हमारी, तो वास्तविक, परिमेय और समान होती है। तो इस समीकरण में जो है मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। तो जब मूलों का अस्तित्व है तो चलिए ज्ञात करते हैं इनके मूलों को। तो मूलों को ज्ञात करने के लिए जो है हमें कई तरह के फार्मूले पता है, आप जिस विधि का भी प्रयोग करना चाहें प्रयोग कर सकते हैं और इनके जो मूल है उसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं श्रीधराचार्य नियम से, क्योंकि इससे जो है हमें बहुत ही जल्दी जो है इनके मूल हमें ज्ञात हो जाएंगे। तो श्रीधराचार्य नियम से तो क्या है उसका फार्मूला, तो x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होता है, तो d। अब कहेंगे d कहां से लिख दिए, क्योंकि अंडर रूट में जो होता है क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जो हमारा किसके बराबर होता है, तो d के बराबर ही होता है। हमें कैलकुलेशन भी नहीं करना होगा क्योंकि d की जो वैल्यू है हमें क्या मिल गया यहीं पर, तो 0 मिल भी गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा d, यहाँ पर हो जाएगा 2a। अब चलिए मानों को रखिए, तो जब मान रखेंगे तो यहाँ पे फार्मूले में है माइनस माइनस। अब देखिए जो b है उसका भी मान किस में है, तो माइनस में है, तो -4 अंडर रूट 3। उसके बाद से है हमारा क्या, तो प्लस माइनस d, तो यहाँ पे जो हो जाएगा प्लस माइनस, और d का जो वैल्यू मिला हमें क्या मिला, तो 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 अपान 2 इंटू a का मान है 3। तो जब हम इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 अपान 6 को हम सरलतम रूप करें तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम में आ जाएगा और यह 3 टाइम में, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 अंडर रूट 3 अपान 3। और इसको हम छोटा करें तो क्या कर सकते हैं, तो 2 अंडर रूट 3 अपान, और 3 को हम 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं इंटू अंडर रूट 3। एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो है मिलेगा क्या, 2 अपान अंडर रूट 3। तो देखिए यहाँ पे जो है हमें वैल्यू मिला है क्या, 2 अपान अंडर रूट 3, और हमें जो है मूलों की प्रकृति भी ज्ञात हो चुका था क्या, कि वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और समान होंगे। तो इस प्रकार इसके जो दोनों मूल होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो 2 अपान अंडर रूट 3 ही दोनों मूल होंगे। तो देखिए कितना आसानी से जो है हमने इसके मूलों को भी ज्ञात कर लिए और साथ ही इसके जो मूलों की प्रकृति है उसको भी हमने ज्ञात कर लिया। तो अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समान मूल 2 अपान अंडर रूट 3 और 2 अपान अंडर रूट 3 हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है तुलना करेंगे इससे। जब हम तुलना करेंगे तो a, b और c का जो है हमें मान मिल जाएगा। तो जब हमें a, b, c का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम लागू करेंगे विविक्तर का फार्मूला। तो जब विविक्तर का फार्मूला हम लागू करेंगे तो जो हमें d का मान मिलेगा उससे जो है हमें ज्ञात हो जाएगा कि जो इसके मूलों की प्रकृति है वह कौन है। तो जब प्रकृति मालूम हो जाएगा तो उसके बाद से अगर वह उसका अस्तित्व होगा तब जो है हम आगे की तरफ उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके मूलों को भी ज्ञात करेंगे। अगर अस्तित्व में नहीं होगा तब हम इसके मूलों को ज्ञात नहीं करेंगे। तो यह जो क्वेश्चन है तीसरे नंबर का उसे जो है आपको जो है स्वयं सॉल्व करना है, जिससे कि आपको भी रियलाइज हो सके कि आपने जो है इस क्वेश्चन को समझ लिया है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।